सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोष में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, बताइए माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम या फिर केंद्रिका। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दें जो कोष होता है उसमें प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या होता है, तो राइबोसोम होता है। अगला देखिए, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है, बताइए अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या फिर हाइपोथैलेमस। चलिए आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग आंसर देते चलिएगा। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइपोथैलेमो। अगला देखिए, रुधिर दाब का नियंत्रण करता है। चलिए बेहतरीन सा क्वेश्चन है, एड्रिनल, थाइमस, थायराइड या फिर कॉर्पस लूटियम। चलिए बताइए रुधिर जो है वो दाब का नियंत्रण कौन करता है, तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, जो रुधिर दाब होता है उसका नियंत्रण करता है एड्रिनल। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक या फिर तंत्रिका ऊतक। चलिए बताइए सभी लोग। और अभी तक जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कर दीजिए, और जितने भी लोग ने अभी तक शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए जिससे अधिक लोग जुड़ जाएं। तो देखिए शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संयोजी ऊतक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्त्रावी व बाह्य स्त्रावी दोनों है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यकृत, अग्न्याशय, थाइमस या फिर थायराइड। चलिए बताइए कौन सी ग्रंथि है जो कि अंतःस्त्रावी और बाह्य स्त्रावी दोनों है, तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अग्न्याशय। अगला देखिए, डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। चलिए बताइए, खुराना, वॉटसन और क्रिक, कोर्नबर्ग या फिर निरेनबर्ग। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो डीएनए होता है उसका कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। चलिए बताइए, सभी लोग कमेंट करते रहिए। चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोर्नबर्ग के द्वारा किया गया था डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण। अगला, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, N2, CO2, CO या फिर NO2। चलिए बताइए ग्रीन हाउस जो प्रभाव है किस गैस के एकत्र होने से होगा। चलिए तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है CO2 गैस के एकत्र होने से होता है। अगला देखिए, पीलिया का कारण है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बताइए बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फिर गोल कृमि। चलिए आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए, बताइए पीलिया का कारण क्या है। सभी को पता है कि जो पीलिया होता है दोस्तों उसका कारण क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जो वायरस होता है उसके कारण पीलिया नामक रोग हो जाती है। अगला, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग लंबाई है। बैगनी रोशनी में, लाल रोशनी में, पीली रोशनी में या फिर हरी रोशनी में। चलिए बताइए, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, प्रकाश जो संश्लेषण होता है उसके लिए सबसे उपयोगी तरंग लंबाई कौन सी होती है, तो आंसर नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, लाल रोशनी में। अगला, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व O2 एवं CO2 के वाहक का कार्य करता है। प्लेटलेट्स, ग्लोबुलिन, फाइटोजिन या फिर हीमोग्लोबिन। चलिए बताइए, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व O2 एवं CO2 के वाहक का कार्य करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी हीमोग्लोबिन। अगला, तापमान का SI मात्रक क्या है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, केल्विन, जूल, वॉट या फिर कैलोरी। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो देखिए जो तापमान का SI मात्रक क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, केल्विन, याद रखिएगा। अगला देखिए,
परमाणु के नाभिक में होते हैं। चलिए, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। चलिए बताइए, बहुत ही बेहतरीन ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो परमाणु के नाभिक होते हैं उसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? बताइए, वायुमंडलीय दाब के, आर्द्रता के, उच्च ताप के या फिर घनत्व के? चलिए बताइए, सभी लोग बताइए। जो पाइरोमीटर होता है वह किसके मापन में प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्च ताप के। ठीक है, अगला देखिए, एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में है किसके कारण? बताइए, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का बिखराव या फिर प्रकाश का अपवर्तन? चलिए राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका। चलिए बहुत ही अच्छा, तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दें कि एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, तो जहां यह वास्तव में है किसके कारण है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? बताइए, फिल्टर, रेक्टिफायर, मोटर या फिर ट्रांसफार्मर? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए। बताइए, प्रत्यावर्ती जो धारा होता है को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी रेक्टिफायर के द्वारा। अगला देखिए, एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, द्रव्यमान शांति या फिर रेडियो एक्टिव विघटन? चलिए आंसर दीजिए सभी लोग कि एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी नाभिकीय विखंडन कहते हैं एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को। अगला, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? बताइए, 664 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड, 166 मीटर प्रति सेकेंड या फिर 100 मीटर प्रति सेकेंड? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 332 मीटर सेकेंड। अगर वायु में ध्वनि की चाल को 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो भी ध्वनि की चाल क्या होगी? वो होगी 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? बताइए, क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण, क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण, क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण या फिर क्षैतिज से 15 डिग्री का कोण? बताइए कौन सा कोण में मारेंगे क्रिकेट की गेंद को कि वह अधिक से अधिक दूरी जाए, सबसे लंबा छक्का जाए? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगर हम क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर अगर गेंद को मारेंगे तो वह अधिकतम दूरी तक जा सकेगा। अगला देखिए, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन या फिर प्रकाश का प्रकरण? चलिए बताइए आंसर दीजिए। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? बताइए, अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परिवर्तित करते हैं, प्रकाश भेदन नहीं होने देते, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया शीतल कर देते हैं। बताइए,
आप सभी को पहनते होंगे काले वस्त्र और श्वेत वस्त्र, उसी में आपको बताना है कि जो काला वस्त्र होता है उसके मुकाबले श्वेत यानी सफ़ेद वस्त्र होता है शीतल क्यों होते हैं। गर्मियों में बहुत बड़ी समस्या होती है काले वस्त्र पहनने में। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परिवर्तित करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कहा जाता है ना गर्मियों में कि सफ़ेद हल्के कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, क्योंकि उष्मा जो काले चीज़ होते हैं, काला कपड़ा होता है उष्मा को अवशोषित करता है, और ये श्वेत और लाइट कलर के कपड़े होते हैं दोस्तों उष्मा को अवशोषित नहीं करते हैं। उनके पास जो भी प्रकाश पहुँचता है वे उसे परिवर्तित करते रहते हैं। अगला देखिए, पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? बताइए, सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा या फिर प्लैटिनम। चलिए बताइए सभी लोग, पृथ्वी की जो पपड़ी होती है यानी परत हम जिसको बोलते हैं, उसमें विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली आपको बताना है कि धातु कौन सी है। तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी प्लैटिनम, याद रखिएगा। अगला, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है वियोजन, अपचयन, ऑक्सीकरण या फिर आयनीकरण। चलिए बताइए, आंसर दीजिए इसका। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है, तो आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अपचयन। अगला देखिए, पेंसिल लेड निम्नलिखित से बना होता है। बताइए, ग्रेफाइट, कास्ट कोयला, लेड ऑक्साइड या फिर काजल। चलिए बताइए, पेंसिल जो लेड होता है वह किसका बना होता है? सभी ने पेंसिल का यूज किया होगा, बहुत से लोग अभी भी करते होंगे ड्राइंग बनाने के लिए या किसी और भी यूज के लिए। तो देखिए वो किसका बना होता है, सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो पेंसिल का लेड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है। अगला देखिए, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए, फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। बताइए, फोटोग्राफी अब बहुत कम लोग करते हैं फोटोग्राफी, क्योंकि अब कैमरा आ गया है, कैमरे से, मोबाइल कैमरे से फोटोग्राफी करते हैं, पहले कैमरे से फोटोग्राफी करते थे लोग। तो बताइए जो फोटोग्राफी होती है उसमें कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी यानी ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? बताइए, ब्यूटाडाइन, एथिलीन, आइसोप्रीन या फिर स्टाइरीन। बताइए, नेचुरल रबड़ जो होता है वह किसका बहुलक होता है? चलिए बेहतरीन, सभी का आंसर आ रहा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आइसोप्रीन। याद रखिएगा, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है। अगला देखिए, चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका इनमें से वास्तव में क्या है? इथाइल अल्कोहल, फोलिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। चलिए बताइए सभी लोग आंसर दीजिए। जो चाइनीज खाना होता है उसमें आमतौर पर प्रयुक्त जो सिरका होता है वास्तव में क्या होता है वो? सभी लोग आंसर करिए, जितने लोग भी हैं सभी लोग आंसर करिए दोस्तों। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिक एसिड। अगला देखिए, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है? इमली, दूध, सेब या फिर नींबू। चलिए बताइए, साइट्रिक एसिड जो होता है मुक्त रूप से किसमें होता है? और अभी तक जिन्होंने भी अभी दोस्तों लाइक नहीं किया है वीडियो को, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर भी कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक आपको वीडियो पहुंच जाए। तो देखिए जो साइट्रिक एसिड होता है मुक्त रूप से किसमें होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नींबू में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। अगला, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए बताइए, तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। सभी लोग आंसर करिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों, जितने लोग भी हैं सभी लोग कमेंट करते रहिए। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड की जब मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तो इसी प्रदूषण से होता है तेजाब वर्षा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है?
केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, या फिर केवल मीथेन? बताइए, निम्न में से कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? फटाफट आंसर दीजिए। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो गैस होता है वह ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? बताइए, हेनरिक हर्ट्ज, H.C. यूरे, जी मेंडल, या फिर जोसेफ प्रिस्टले? चलिए बताइए, इनमें से किसने भारी जल यानी भारी पानी की खोज की थी? सभी लोग कमेंट करिए दोस्तों, जितने लोग भी हैं सभी लोग करेंगे तभी मजा आएगा वीडियो में। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। H.G. यूरे के द्वारा भारी जल की खोज की गई थी। अगला देखिए, सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है? बताइए, नाइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, या फिर लैक्टिक अम्ल? बताइए, जो सिरका होता है उसमें खट्टापन, सिरका का जो खट्टापन होता है किसके कारण होता है? बेहतरीन, सभी का आंसर आ रहा है मैक्सिमम लोग का। तो देखिए, सिरका का खट्टापन किसके कारण होता है? तो एसिटिक अम्ल, याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल के कारण ही सिरका जो होता है उस खट्टापन होता है। अगला देखिए, कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? शिराएं, धमनियां, कोशिकाएं, या फिर उपरोक्त सभी? बताइए, कौन सी रक्त वाहिकाएं हैं जो हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट। चलिए, बहुत अच्छी है। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो शिराएं होती हैं वह रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक रक्त का वहन करती हैं। अगला, रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? चलिए बताइए, सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन, या फिर फास्फोरस? चलिए आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। बताइए, रबर जो होता है उसको वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी सल्फर। याद रखिएगा, रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। अगला, आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन? बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? सभी लोग आंसर दीजिए दोस्तों, सभी लोग, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग दीजिए। तो देखिए, आग बुझाने के लिए प्रयोग में काम में लाई जाने वाली कौन सी गैस की है? तो याद रखिएगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है। अगला, किसी पिंड का भार बताइए, पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, या फिर मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है? चलिए बताइए, किसी पिंड का भार आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी पिंड का जो भार होता है वो कहाँ पर अधिकतम होता है? तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? बताइए, रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस, या फिर रेडियो आयोडीन? चलिए आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। जो चर्म रोग है उसके उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रेडियो फास्फोरस। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुई पाश्चर को, वाटसन एवं क्रिक को, हरगोविंद खुराना को, या फिर बेकाप तथा मोनाट को? बताइए, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग तेजी के साथ। तो देखिए दोस्तों, जो डीएनए की रचना होती है की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वाटसन और क्रिक को
को डीएनए की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला देखिए, निम्न में से किसका संबंध ब्रिक अव्यवस्था के साथ है? बताइए, वेंटिलेटर, अपोहन, गति प्रेरक या फिर बैरो पेसिंग? बताइए किसका संबंध है ब्रिक अव्यवस्था के साथ? चलिए देखते हैं, सभी लोग का आंसर आ जा रहा है, बहुत अच्छे हैं। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अपोहन। ठीक है, अपोहन का संबंध है ब्रिक अव्यवस्था के साथ। अगला, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? एसिटिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर फार्मिक एसिड? चलिए बताइए, बहुत ही बेहतरीन अभी क्वेश्चन है। बताइए, जो कोका कोला होता है उसका खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड के कारण। जो कोका कोला होता है नहीं, उसका खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है? तो फास्फोरिक एसिड के कारण ये खट्टा होता है। अगला देखिए, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेलर, रॉन्टजन, टी.एच. मेनन या फिर मॉरिसस? बताइए, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए भैया, जितने लोग हैं ना सभी लोग आंसर देते चलिए। इससे क्या होता है कि आपको मोटिवेट होते हैं। अगर सही आंसर जा रहा है तो मोटिवेशन होती है, गलत हो रहा है तो आपको सही आंसर पता चलता है। क्योंकि डाउट को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, डाउट को तुरंत आउट करना चाहिए। तो देखिए, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी टी.एच. मेनन के द्वारा। अगला देखिए, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए, चालमापी, पथमापी, थर्मामीटर या फिर किलोमीटर? बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा मीटर है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पथमापी। अगला, दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को कौन सा परावर्तन कहते हैं? नियमित, अनियमित, विसरित या फिर संगलित? बताइए, दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को कौन सा परावर्तन कहा जाता है? तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, इसे कहा जाता है नियमित परावर्तन। अगला देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। संवेग, क्रिया प्रतिक्रिया, बल या फिर त्वरण? बताइए, न्यूटन का प्रथम नियम, ठीक है, किस राशि को परिभाषित करता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी यानी बल को। याद रखिएगा, न्यूटन का प्रथम नियम बल राशि को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाशीय तंतु निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन? बताइए, जो प्रकाशीय तंतु होता है निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर आपको देना है किस सिद्धांत पर। चलिए अच्छी है, तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? बताइए, लाल, पीला, सफेद या फिर ग्रे? चलिए आंसर दीजिए। दो रंग हैं, लाल और हरा, अगर उनको हम मिला देंगे तो कौन सा रंग हमें प्राप्त होगा, यही आपको बताना है। तो चलिए मैक्सिमम लोग का आंसर सही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा पीला। लाल और हरा रंग को हम अगर मिक्स कर देंगे तो पीला रंग हमें प्राप्त होता है। अगला देखिए, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? प्रतिबिंब के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या फिर आंतरिक प्रतिबिंब के कारण? चलिए आंसर दीजिए इसका क्या होगा? ऊपर से देखने पर जो पानी होता है उसका टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? सभी लोगों ने देखा होगा
मैक्सिमम लोगों, अगर सभी नहीं तो मैक्सिमम लोग ने तो देखा ही होगा, जो पानी का टैंक होता है उसमें उथला हुआ क्यों दिखाई देता है? तो देखिए किसके कारण दिखाई देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपवर्तन के कारण पानी का टैंक उथला हुआ दिखाई देता है। अगला देखिए, साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है? जड़त्व, दाब, पृष्ठ तनाव या फिर श्यानता? चलिए आंसर दीजिए। साबुन का बुलबुला जो होता है किसके कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो साबुन का बुलबुला होता है पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है। अगला देखिए, स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टीन या फिर कार्बन? बताइए, आंसर दीजिए सभी लोग। स्टेनलेस स्टील होता है जो, उसको बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा और क्रोमियम को मिक्स करके बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर सोडियम? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी धातु है बताना है आपको जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? चलिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार आपसे पूछता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? बताइए कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है? सभी का आंसर आना चाहिए, राइट आंसर आना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो विटामिन बी है वह क्या है, तो पानी में घुलनशील विटामिन है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? नोट, डॉप्सन, पॉज या फिर मैक्सवेल? बताइए कौन है जो कि एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डॉप्सन, जो कि वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली। अगर आपसे पूछे वायुमंडल के ओजोन की परत किससे नापी जाती है तो याद रखिएगा डॉप्सन के द्वारा। अगला, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स, बायोनॉमिक्स, बायोनॉमी या फिर बायोमिट्री? बताइए बताइए सभी लोग आंसर दीजिए, सभी का कमेंट मैं देख रहा हूँ। तो देखिए जो जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं बायोनिक्स। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बताइए। मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, सब्जियों की कृषि या फिर जल संरक्षण? चलिए बताइए सभी लोग आंसर दीजिए, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो हाइड्रोपोनिक्स होता है वो क्या होता है, तो मृदा विहीन पादप संवर्धन। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील, हरित शैवाल, कवक, अमीबा या फिर युगलिना? बताइए पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नील हरित शैवाल है, कवक है, अमीबा है या फिर युगलिना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नील हरित शैवाल। अगला, निम्न में से कौन एक वास्तविक मछली है? रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश या फिर कैटफिश?
चलिए बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए। कौन एक वास्तविक मछली है, आपको इनमें से बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी जो कैट फिश है एक वास्तविक मछली है इन चारों में से। अगला, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है, बताइए। चमगादड़, कौवा, चील या फिर तोता। बताइए, उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो चमगादड़ है वो उड़ने वाले जीवों में से एक है, लेकिन वह पक्षी वर्ग में नहीं आता है। इसके अलावा कौवा, चील, तोता है, सभी पक्षी वर्ग में आते हैं, लेकिन चमगादड़ उड़ता है लेकिन पक्षी वर्ग में नहीं आता है दोस्तों। अगला देखिए, नील गाय निम्न में से किस कुल में आती है। गाय, बकरी, भेड़ या फिर हिरन। चलिए आंसर दीजिए सभी लोग। जो नील गाय होता है आपको बताना है कि किस कुल में आती है नील गाय। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हिरण। याद रखिएगा, नील गाय किस कुल में आती है, तो हिरण के कुल में आती है। अगला, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। सेंटीग्रेड, कैलोरी, अंतरंग या फिर जून। बताइए, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। और कमेंट करते रहिएगा, और जिन्होंने भी अभी तक दोस्तों लाइक नहीं किया है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी नए लोग जुड़े हैं आप सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो राइट देखिएगा सेंटीग्रेड, जो कि ऊष्मा की इकाई नहीं है। अगला, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बताइए, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या फिर नौ संचालकों द्वारा। बताइए, सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर देखिए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नौ संचालकों। यानी जो नाविक होते हैं, पानी के जहाज जो होते हैं, उनमें यूज किया जाता है सोनार का, जिससे कि दिशा का पता लगाया जाता है और किस तरीके से मार्ग जो होता है समुद्र में, उस मार्गों का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, तो सोनार के द्वारा, जो कि नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला देखिए, WBC का मुख्य कार्य क्या है। बहुत ही बेहतरीन, WBC बताइए। CO2 ले जाना, O2 ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना या फिर इनमें से कोई नहीं। WBC वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। बताइए उसका मुख्य कार्य क्या है, आपके शरीर के से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बेहतरीन, मैक्सिमम लोग का आंसर सही आ रहा है। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो WBC होता है हमारे शरीर में, वो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर हमें रोग होने लगता है तो WBC उससे लड़ाई करता है, उस वायरस बैक्टीरिया से। ठीक है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं किसके द्वारा बढ़ाया जाता है, तो याद रखिएगा WBC के द्वारा। अगला, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ऑक्सीजन, केवल मीथेन, केवल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। बताइए कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। केवल जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दोस्तों, वह हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। अगला देखिए, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे। वाटरमैन, वो पार्कर, चेल पार्क या फिर सेफल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आविष्कार है उन आविष्कारक से। बताइए, फाउंटेन जो पेन था सभी लोगों ने लिखा होगा। आज के समय में फाउंटेन पेन बहुत कम यूज होता है, हम लोग बहुत यूज किए हैं उसका। बताइए फाउंटेन जो पेन होता है उसके आविष्कारक कौन थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर जाएगा। वाटरमैन के द्वारा फाउंटेन पेन का आविष्कार किया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। बताइए, समय, चाल, विस्थापन या फिर दूरी। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है।
फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विस्थापन। याद रखिएगा सदिश राशि है तो विस्थापन एक सदिश राशि है। अगला देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? विवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या फिर व्यतिकरण? बताइए। जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है उसके समय जो आसमान होता है उसमें लाल रंग किसके कारण होता है? देखे होंगे आप सभी लोग, सूर्योदय सूर्यास्त में आसमान लाल हो जाता है ना, तो वही बताना है किसके कारण होता है। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकीर्णन के कारण होता है आसमान लाल सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम। अगला, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? सीजियम, मैग्नीशियम, लिथियम या फिर कोई नहीं? चलिए आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। बताइए, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों? तो याद रखिएगा आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु है लिथियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? बताइए, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। जो पीने के पानी होता है उसको शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। बहुत जगह आप पानी पिए होंगे तो थोड़ा कुछ अलग किस्म का लगता है, खासकर बाहर जाएंगे तो पानी में कुछ जहाँ पे पानी शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है, गंदे पानी आता है, तो वहाँ पे अधिकतर मात्रा में क्लोरीन मिलाया जाता है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? बताइए। द्रव्य हाइड्रोजन प्लस द्रव्य नाइट्रोजन, द्रव्य ऑक्सीजन और ऑर्गन, द्रव्य नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, द्रव्य हाइड्रोजन और ऑक्सीजन? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट बताइए सभी लोग। इसका प्रयोग है जो नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर इसका देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्य हाइड्रोजन प्लस द्रव्य ऑक्सीजन। अगला देखिए, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा जल, मात्र कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मात्र ऑक्सीजन? चलिए बताइए। जो लोहा होता है, आयरन होता है, उसमें जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन तथा जल। अगला, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य रहता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना या फिर नाभिकीय क्रिया को रोकना? चलिए बताइए आंसर इसका क्या होगा। नाभिकीय रिएक्टर में जो भारी जल होता है उसका क्या कार्य करता है? भारी जल का कार्य, तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। अगला देखिए, सिलेंडरों में भरकर खाना बनाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तरल, गैस, ठोस या फिर घोल? बताइए। सिलेंडरों में भरकर खाना बनाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तरल। याद रखिएगा सिलेंडर जो होता है हमारे घरों में, खाना बनाने वाला सिलेंडर, उसमें गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तो याद रखिएगा तरल रूप में होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड? बताइए कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नाइट्रस ऑक्साइड।
ठीक है। हास्य गैस के रूप में लाफिंग गैस जिसे हम बोलते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयुक्त होता है। अगला देखिए, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम, ये अंतर हैं, बताइए। नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती जबकि परमाणु बम में होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में कौन सा अंतर होता है, क्या अंतर होता है, आपको यही बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाभिकीय जो रिएक्टर होता है उसमें श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। उसे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है, काली सतह ऊष्मा की सुचालक होती है, काली सतह ऊष्मा की कुचालक होती है, काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिक चूल्हा पे जो बनते हैं बर्तन, मैक्सिमम बर्तन देखेंगे तो नीचे काला होता है। ठीक है, वही आपको बताना है कि बाहर से काला क्यों छोड़ा जाता है। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, जितने लोग भी हैं जुड़े हैं, जितने लोग भी जुड़े हैं, ठीक है, नॉट ए बार, सभी लोग कमेंट करिए। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो काली सतह होती है ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, इसीलिए जो बर्तन होता है उसके बाहरी हिस्सा को काला छोड़ा जाता है। अगला, प्याज को काटने और छिलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आ जाता है। कोशिका में सल्फर, कोशिकाओं में कार्बन, कोशिकाओं में वसा, या फिर कोशिकाओं में एमिनो अम्ल। बताइए, प्याज को काटने और छिलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आ जाता है। सभी लोगों ने प्याज काटा ही होगा, देखा भी होगा, आंखों में पानी बहुत लोगों को तो बहुत ज़्यादा आता है, रोने लगते हैं जैसे। तो किसके कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कोशिका में सल्फर के कारण प्याज जो होता है उसमें छिलने या काटने पर आंखों में पानी आ जाता है। अगला देखिए, मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा है। एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, या फिर मिथेनोइक अम्ल। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मधुमक्खी का जो दंश होता है उससे एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, तो वह अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा होता है, तो मिथेनोइक अम्ल होता है। अगला देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया था। परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन, परमाणु द्रव्यमान, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया था। फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया, तो याद रखिएगा परमाणु द्रव्यमान के। अगला देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी, बताइए, तरंग दैर्घ्य समान बनी रहती है, आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति बाद जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो देखिए इसकी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो आवृत्ति है वह समान बनी रहती है। अगला देखिए, पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज के बीच, 1000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। अगला देखिए, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए, बहुत ही बेहतरीन। हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, या फिर हाइग्रोमीटर। चलिए बताइए, फटाफट आंसर बताइए। सभी लोग कमेंट करिए दोस्तों, जितने लोग भी हैं सभी लोग कमेंट करते रहिए।
बताइए वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी बैरोमीटर। याद रखिएगा वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन। लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम या फिर गोल्जी का? बताइए कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम। आत्महत्या, कोशिका की आत्महत्या की शैली किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा लाइसोसोम को। अगला, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार धातु से बनी होती है जिसका, बताइए, प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, चालकता कम हो या फिर गलनांक ज़्यादा हो? बताइए क्या होगा इसका आंसर? घरेलू विद्युत उपकरणों में जो फ्यूज तार प्रयोग होता है वह धातु से बना होता है। तो आपको बताना है जिसका क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा या गलनांक कम होगा या फिर चालकता या फिर गलनांक। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। जो घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होता है फ्यूज तार, उसमें धातु से बनी होती है जिसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। अगला, एटम बम के सिद्धांत का आधार निम्न में से क्या है? बताइए, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय समुत्खंडन या फिर कोई नहीं? एटम बम यानी परमाणु बम जो होता है उसको कहते हैं एटम बम। आपको बताना है कि सिद्धांत का आधार निम्न में से, उसका सिद्धांत क्या है, उसके सिद्धांत का आधार क्या है, आपको यही बताना है। तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एटम बम के सिद्धांत का आधार नाभिकीय विखंडन होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए, Y2K, कंप्यूटर, गठिया, यूरिक अम्ल, आवाज का प्रदूषण, डेसिबल या फिर एडोब हार्डवेयर? बताइए दोस्तों क्या होगा? इनमें से बताना है आपको, चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, इसमें से बताना है। सभी का आंसर आना चाहिए दोस्तों, सभी लोग कमेंट करते रहिए, जितने लोग हैं। जो भी डाउट रहेगा उसको तुरंत आउट किया जाएगा। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एडोब हार्डवेयर, जो कि गलत है। अगला देखिए, खनिज क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछा है खनिज क्या है? द्रव, अकार्बनिक, ठोस, गैस या फिर सभी? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? खनिज क्या है? फटाफट आंसर दीजिए। चलिए बहुत अच्छी है। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो खनिज होता है दोस्तों अकार्बनिक ठोस होता है, याद रखिएगा। अगला देखिए, लेजर बीम का उपयोग कहाँ होता है? कैंसर चिकित्सा में, हृदय की चिकित्सा में, आँख की चिकित्सा में या फिर गुर्दे की चिकित्सा में? बताइए, लेजर बीम का उपयोग कहाँ होता है? सभी ने देखा होगा आजकल मेडिकल में बहुत ज़्यादा यूज होता है लेजर का उपयोग। ऑपरेशन अधिकतर लेजर के द्वारा हो रहे हैं, लेजर बीम के द्वारा। तो आपको बताना है किसके चिकित्सा में उपयोग होता है लेजर बीम का। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आँखों के चिकित्सा में। याद रखिएगा लेजर बीम का उपयोग आँखों के चिकित्सा में होता है। अगला देखिए, वाटर जेट तकनीकी का उपयोग किस में किया जाता है? सिंचाई में, खदानों के वेधन में, अग्निशमन में या फिर भीड़ नियंत्रण में? बताइए, वाटर जेट तकनीकी का उपयोग किस में किया जाता है? फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग, जितने लोग भी जुड़े हैं दोस्तों सभी लोग आंसर देते चलिए। तो देखिए वाटर जेट तकनीक का उपयोग किस में किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर जाना जाएगा, खदानों के वेधन में। ठीक है, वाटर जेट तकनीकी का उपयोग किया जाता है खदानों के वेधन में। अगला देखिए, आग बुझाने वाला संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? चूने का पत्थर तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, मार्बल, चूर्ण तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर मैग्नेसाइट तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइए, आग बुझाने वाला संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से पैदा होती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? पाइरेथीम, रोतिनोन, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, कौन सा मच्छर है जो प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, जो पाइरेथीन है मच्छर है उसका उपयोग प्रतिकर्षी के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि, जैव तकनीकी विधि, जैव घड़ी विधि या फिर यूरेनियम विधि। चलिए बताइए, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए दोस्तों, जितने लोग भी जुड़े हैं ना सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग देंगे तभी मजा आएगा। और जिन्होंने भी दोस्तों अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डेटिंग विधि द्वारा पृथ्वी की जो आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। अगला देखिए, कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? सोडा कांच, पाइरेक्स कांच, जेना कांच या फिर क्रूक्स कांच। बताना है आपको, कौन सा कांच है जो कि एक परावैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? तो राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच है जो कि एक परावैंगनी किरणों को विच्छेदन भी कर सकता है। अगला, निम्न में से किसे यशद पुष्प कहा जाता है? जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड या फिर जिंक क्लोराइड। चलिए बताइए, किसे यशद पुष्प कहा जाता है? फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जिंक ऑक्साइड। यशद पुष्प किसे कहा जाता है? तो याद रखिए जिंक ऑक्साइड को एक नाम और है यशद पुष्प। अगला, मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया या फिर यूरिया। बताइए क्या होगा राइट आंसर? मूत्रालयों के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? रोडवेज बस अड्डे पे गए होंगे अगर आप कभी, वहाँ का यूज करिए प्राइवेट अरे रेगुलर मूत्रालय, तो वहाँ पे देखेंगे बहुत ही बदबू आती है। तो वही पूछ रहा है कि उस गंध का कारण क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो हमारे यूरिन होता है उसमें गंध का कारण होता है अमोनिया। अगला देखिए, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध नागरिक को किस गैस के कारण होती है? अमीनो यौगिक, एल्डिहाइड यौगिक, सल्फर यौगिक या फिर नाइट्रो यौगिक। बताइए, मृत मछली, जब मछली मर जाती है तो उससे एक दुर्गंध निकलती है, किस गैस के कारण होती है? आपने देखा होगा बहुत से तालाब होंगे जहाँ पे मछलियाँ किसी कारणवश मर जाती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो मरने के बाद वो महकने लगता है, वहाँ पानी भी वातावरण भी महकने लगता है, तो वो किस गैस के कारण होता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमीनो यौगिक के कारण जो मछलियाँ होती हैं दुर्गंध नागरिकों को पहुँचती हैं। अगला, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह निम्न में से कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से किसमें मीथेन वायुमंडल में उपस्थित है, कौन सा ग्रह है जिसके वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मीथेन उपस्थित है? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बृहस्पति ग्रह जो है
वहाँ पर मीथेन की मात्रा, वहाँ के वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति का पता लगाया गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट, भारी जल, सल्फर आयोडाइड या फिर सिल्वर आयोडाइड? बताइए। कृत्रिम बादल होता है, जहाँ चाहे वहाँ बारिश बरसा सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी आपको बताना है कि वही जो है उनमें कौन सा रसायन यूज किया जाता है उसको बनाने में। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर आयोडाइड। जो कृत्रिम रसायन होता है, कृत्रिम बादल होता है, उसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है उसको बनाने के लिए। अगला, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर करता है? खतरे में स्थित विदेशी प्रजाति, खतरे में स्थित वन्य प्रजातियां, जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? एक संस्था है मॉन्ट्रिक्स, वो रिकॉर्ड करती है, आपको बताना है कौन सी, किस चीज़ का। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जो जलीय स्थान होता है उनके रिकॉर्ड को दर्ज करती है मॉन्ट्रिक्स। अगला, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार योजना, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार या फिर पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार? बताइए। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अगर आप कोई अदम्य साहस दिखाते हैं तो आपको अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? जीवाश्म ईंधन का जलना, सीमेंट उद्योग, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का जलना और सीमेंट उद्योग, इन दोनों से जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है, जीवाश्म ईंधन का जलना और सीमेंट उद्योग। अगला देखिए, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? बहुत ही बेहतरीन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिएक्टर पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर, डेसिबल में या फिर पास्कल में? बताइए। जो भूकंप होता है उसकी तीव्रता का मापन कैसे किया जाता है? फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो भूकंप की तीव्रता होता है उसका मापन रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, अग्निशमन में कौन सी गैस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? बताइए। अग्निशमन में कौन सी गैस काम आती है? फटाफट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। जो अग्निशामक होता समन होता है उसमें कौन सी गैस काम होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।